प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राजमार्ग पर लगभग 10 और बड़ी दरारें पाई गई हैं। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब शनिवार को उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा शुरू करने की तारीखों की घोषणा की थी। ये राजमार्ग बद्रीनाथ के धार्मिक शहर से जुड़ता है, जो गढ़वाल हिमालय में सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ और मारवाड़ी के बीच 10 किलोमीटर के दायरे में दरारें दिखाई दी हैं। टीओआई के मुताबिक जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के अधिकारी संजय उनियाल ने कहा, जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राजमार्ग पर कम से कम 10 स्थानों पर नई दरारें हैं। राज्य सरकार के दावों के विपरीत पुरानी दरारें चौड़ी हो रही हैं और नई दरारें भी आ रही हैं। वहां के निवासियों ने कहा है कि एसबीआई शाखा के सामने, रेलवे गेस्ट हाउस के पास, जेपी कॉलोनी के आगे और मारवाड़ी पुल के पास राजमार्ग के खंड पर दरारें प्रमुख हैं। एक निवासी प्रणव शर्मा ने बताया कि भूस्खलन प्रभावित पहाड़ी शहर के रवि ग्राम नगर पालिका वार्ड में जीरो बैंड के पास राजमार्ग का एक छोटा सा हिस्सा भी धंस गया है। इसके अलावा राजमार्ग पर दरारें जो पहले सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा सीमेंट से भर दी गई थी, फिर से आना शुरू हो गई हैं। उठ रहे हैं कई सवाल। एक वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा, जिन जगहों पर दरारें दिखाई दी हैं उनकी विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से जांच की जानी चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि समस्या कहाँ है। हालांकि चमोली के जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने मीडिया से कहा है कि एक टीम दरारों की जांच कर रही है और ये चिंता का कारण नहीं है। इस बीच जेबीएसएस के संयोजक अतुल सती का कहना है कि दरारें चिंता का एक प्रमुख कारण है। बद्रीनाथ राजमार्ग पहले से ही धसाव का सामना कर रहा है। हम नहीं जानते कि चारधाम यात्रा के चरम समय के इस दौरान जब हजारों वाहन सड़क पर दौड़ेंगे तो क्या होगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होगी। इसकी घोषणा सरकार ने शनिवार को की। बता दें कि पिछले साल रिकॉर्ड 17.6 लाख तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंचे थे। खराब आर्थिक स्थिति ने पाकिस्तान की पूरी अकड़ निकाल दी है। अब वह भारत के साथ बातचीत के लगभग गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया है। बता दें कि पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत के साथ बात करना पाकिस्तान की ज़रूरत है। 14वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम दिन पाकिस्तानी सेना की शाखा आईएसपीआर के पूर्व डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल रिटायर्ड अतर अब्बास भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के पूर्व डीजी ने कहा कि बातचीत आज के समय में देश की ज़रूरत है। बातचीत को आगे बढ़ाना सिर्फ सरकार या सेना का काम नहीं है, क्योंकि अगर आप सारी जिम्मेदारी उन पर छोड़ देंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया, बिजनेस और व्यापार के जरिए शुरुआत की जा सकती है। इससे भारतीय समाज में बातचीत के लिए माहौल तैयार होगा, जिससे सरकार पर बातचीत के लिए दबाव बनेगा। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को भी इसमें भारी दबाव बना सकते हैं। अतर अब्बास ने कहा है कि अतीत में भारत और पाकिस्तान ने बातचीत शुरू करने के कई मौके आए थे, लेकिन सब गंवा दिए गए। इसमें उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बस में सवार होकर लाहौर आने और फिर पाकिस्तान के पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ के आगरा जाने का जिक्र किया। उन्हें पाकिस्तान की राजनीतिक रूप से अस्थिर हालत पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब आप आपस में लड़ रहे हैं तो ऐसे माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तानी सेना के पूर्व शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए भी नुकसानदायक है। ऐसे में हम सिर्फ इस बात का इंतजार नहीं कर सकते, सरकार ही भारत से बातचीत करेगी। बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। यही वजह है कि वहाँ की सेना हो या फिर सरकार, सभी एक सुर में भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानी के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद भारत से बातचीत करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से बातचीत की कोई पहल नहीं हुई है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार भारतीय घरेलू हवाई यात्रा में कोरोना से पहले वाली रौनक फिर से लौट आई है। आईएटीए के मुताबिक साल 2022 में राजस्व से लेकर ट्रैफिक तक में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है और यह 2019 के स्तर के 85.7% को एक बार फिर से छू गई है। दरअसल आईएटीए ने इसी महीने की शुरुआत में रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि हवाई यात्रा में सुधार दिसंबर 2022 में भी जारी रहा और 2021 की तुलना में पूरे साल प्रदर्शन उच्च स्तर पर रहा। आईएटीए के मुताबिक भारत का घरेलू राजस्व यात्री किलोमीटर 2021 की तुलना में 2022 में 48.8% बढ़ा। अधिक महत्वपूर्ण रूप से दिसंबर 2022 में हवाई यातायात लगभग दिसंबर 2019 के निशान के बराबर देखा गया, जो मात्र 3.6% कम था। 2022 में भारतीय घरेलू उपलब्ध सीट
प्रति किलोमीटर एक साल पहले की तुलना में 30.1% तक बढ़ गई। अन्य एशिया प्रशांत घरेलू बाजारों के लिए राजस्व यात्री किलोमीटर द्वारा मापे गए घरेलू ट्रैफिक में जापान में 2021 की तुलना में 75.9% की वृद्धि हुई है और 2019 के स्तर का 74.1% प्राप्त हुआ है। वहीं 2022 में चीन के राजस्व में गिरावट देखने को मिली। चीन का आरपीके और एएसके 2021 की तुलना में क्रमशः 39.8% और 35.2% गिर गया। ट्रैफिक में वैश्विक स्तर पर इजाफा हुआ है। विश्व स्तर पर 2022 में कुल यात्री यातायात एक साल पहले की तुलना में 64.4% चढ़ गया, जिसमें पूर्व महामारी के स्तर के 68.5% पर पूरे साल का वैश्विक यात्री यातायात था। दिसंबर 2022 में कुल ट्रैफिक 2021 के इसी महीने की तुलना में 39.7% बढ़कर दिसंबर 2019 के स्तर के 76.9% पर पहुंच गया है। चंद्रमा पर भारतीय मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए चंद्रयान-3 मिशन में इसरो ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को जानकारी दी कि चंद्रयान-3 के लैंडर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह परीक्षण 31 जनवरी से 2 फरवरी तक युवा राव उपग्रह केंद्र में किया गया। परीक्षण महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अंतरिक्ष वातावरण में उपग्रह उप प्रणालियों की कार्य क्षमता और उपेक्षित विद्युत चुंबकीय स्तरों से उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह मिशनों के लिए EMI/EMC परीक्षण आयोजित किया जाता है। सैटेलाइट बनाए जाने में यह परीक्षण महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सभी सिस्टम संतोषजनक पाए गए। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार propulsion मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर चंद्रयान-3 इंटरप्लेनेटरी मिशन के 3 प्रमुख मॉड्यूल हैं और मिशन की जटिलता के कारण यह जरूरी है कि मॉड्यूल्स के बीच रेडियो फ्रिक्वेंसी RF संचार लिंक स्थापित किया जाए। चंद्रयान-3 लैंडर EMI/EC परीक्षण के दौरान लॉन्चर संगतता, सभी RF प्रणालियों के एंटीना ध्रुवीकरण, मिशन के ऑर्बिट और पावर डिसेंट चरणों के लिए स्टैंड अलोन ऑटो संगतता परीक्षण और मिशन के लैंडिंग पश्चात चरण के लिए लैंडर और रोवर संगतता परीक्षण सुनिश्चित किए गए। सभी सिस्टम संतोषजनक हैं। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अगला मिशन है। इससे भारत यह साबित करेगा कि देश के पास चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने और इधर उधर घूमने के लिए शुरू से लेकर अंत तक समग्र क्षमता है। चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ साथ आसपास से डेटा भी इकट्ठा करेगा। चंद्रयान में चंद्रमा से तापीय चालकता, तापमान, भूकंप और प्लाज्मा घनत्व संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिए विभिन्न उपकरण लगाए गए हैं। 2019 में चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते चंद्रमा पर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग का भारत का पहला प्रयास असफल रहा। ऐसी संभावना है कि चंद्रयान-3 को जून में लॉन्च किया जाएगा। चीनी कंपनी रिलायंस होल्डिंग्स के संस्थापक और दिग्गज कारोबारी बाओ फैन अचानक गायब हो गए हैं और कारण हांगकांग में लिस्टेड उनकी कंपनी के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली है। चीन में किसी कारोबारी के गायब होने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। चीन रिलायंस होल्डिंग्स लिमिटेड की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि बोर्ड को बाओ के गायब होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंपनी का कार्य पहले की तरह सामान्य रहा। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाओ से लगभग पिछले 2 दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। चीन रिलायंस होल्डिंग्स लिमिटेड हांगकांग में 2018 में लिस्ट हुई थी। बाओ के गायब होने की खबर के बाद कंपनी का शेयर 50% तक गिर गया और $5 के आसपास चल रहा था। इससे कंपनी का मार्केट कैप भी 480 मिलियन अमेरिकन डॉलर कम हो गया है। इससे पहले चीनी टेक कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा चीनी रेगुलेटरों के खिलाफ बयान देने के बाद 1 साल के लिए पब्लिक के बीच से गायब हो गए थे। इसके साथ ही उनकी कंपनी को IPO लाने से भी रोक दिया गया था। आखिरी बार उन्हें टोक्यो में देखा गया था। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब वो आसमान से गिर रही बिजली का रास्ता मोड़ने में पूरी तरह से कामयाब रहे। साइंटिस्ट का दावा है कि उनकी ये तकनीक बड़े बड़े भवनों को बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाने में मददगार हो सकती है। वेबसाइट साइंस न्यूज़ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिक ने माउंट सेंटिस की चोटी से आसमान की ओर तेज लेज़र बीम फेंकी और इस तरह से उन्होंने गिरती हुई बिजली का रुख मोड़ दिया। अब ये कहा जा रहा है कि इस तकनीक में कुछ और सुधार के बाद इसे महत्वपूर्ण इमारतों और ठिकानों की सिक्योरिटी में लगाया जा सकता है। ये प्रयोग उस इलाके में किया गया जो यूरोप में बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 2 साल से हो रही थी कोशिश। इस प्रोजेक्ट पर 2021 से काम चल रहा था। शुरुआत में लगातार 2 महीने तक चली मैराथन टेस्टिंग में बेहद तीव्र लेजर किरणों को 1000 बार प्रति सेकंड के हिसाब से आसमान की ओर फेंका गया था, जिसका निशाना कड़कती हुई बिजली थी। उस दौरान इस प्रयोग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी।
वैज्ञानिकों की इस टीम ने यह भी कहा है कि इस तकनीक का फ़ायदा एयरपोर्ट समेत आम इमारतों को हो सकता है। वहीं संचार के साधनों और बिजली की लाइनों जैसी आम सुविधाओं की सिक्योरिटी सुनिश्चित होने के साथ इससे भविष्य में हर साल हज़ारों लोगों की जान भी बचाई जा सकेगी। अब हम कुछ इस फेक स्मार्टफोन वर्सेस रियल स्मार्टफोन के बारे में कुछ बात करें। कुछ सालों में स्मार्टफोन का मार्केट काफ़ी बढ़ गया है। इसका फ़ायदा जालसाज भी उठा रहे हैं। अधूरी जानकारी के चलते लोग फ़ोन खरीद लेते हैं। महंगा फ़ोन सस्ते में कहीं मिलता है तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि यह फ़ोन फेक भी हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईफोन 14 प्रो मैक्स और सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे फ़ोन काफ़ी सस्ते में बेचे जाते हैं। लोग सस्ते में खरीद लेते हैं और वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। हो सकता है कि वो नकली स्मार्टफोन हो। आइए जानते हैं कैसे नकली स्मार्टफोन की पहचान की जा सकती है। बेचे जा रहे नकली स्मार्टफोन। आपने कभी सोचा है कि जो फ़ोन 50 या 60 हज़ार रुपये में बिकता है वो मार्केट में 20 से 25 हज़ार रुपये में मिल जाता है। लोकल मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो पुराने फ़ोन को नया बनाकर बेच देते हैं, वो भी सस्ते दाम पर। वहीं मार्केट में फ़ेक स्मार्टफोन्स भी आ गए हैं। वो बाहर से तो दिखने में ओरिजिनल लगते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही निकलता है। अगर आप दुकान या फिर लोकल मार्केट से फ़ोन खरीद रहे हैं तो फ़ोन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और ख़रीदने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लें। कुछ तरीके हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि फ़ोन असली है या नकली। मैसेज से करें पता। फ़ोन असली है नकली इसका पता करने के लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक टेक्स्ट मैसेज करके फ़ोन के बारे में पता लगा सकते हैं। आपके पास फ़ोन का IMEI नंबर होना चाहिए। अगर आपको IMEI नंबर नहीं पता तो फ़ोन से आसानी से पता कर सकते हैं। अपने मोबाइल से *#06# नंबर डायल करके सेटिंग से अबाउट फ़ोन के ऑप्शंस में जाएं। यहाँ आपको 15 डिजिट का IMEI नंबर मिल जाएगा। आप उसको नोट डाउन कर लें। अगर ड्यूल सिम वाला फ़ोन है तो 2 IMEI नंबर दिख जाएंगे। अब मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर KYM के बाद स्पेस देकर मोबाइल का IMEI नंबर लिखें और इसे 14422 पर भेज दें। मैसेज सेंड करने के कुछ ही देर बाद मोबाइल से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, सपोर्ट बैंड, ब्रांड, मॉडल। इस प्रकार कोई भी यूज़ मैसेज में आने वाली डिटेल से आप फ़ोन की डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। आइए हम आज जो है गोल्ड रेट के बारे में बात कर ले। 22 कैरेट का गोल्ड रेट 10 ग्राम का 52,100 रुपये पे है और 24 कैरेट गोल्ड रेट जो है 10 ग्राम का 56,830 रुपये है।